रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा कल, आज और कल, इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने ग्रेटर नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने ग्रेटर नोएडा को इतना बढ़ते देखा, अब वो इनको देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोगों में मैं आज आपके साथ स्टूडियो में जोड़ रहा हूं ग्रेटर नोएडा में पहले लीगल एडवाइजर रहे अल्लाह रहम साहब को, जो 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज से रिटायर हुए और उसके बाद DRAT मुंबई में चेयरमैन रहे, जिसमें जुलाई 2011 तक वो रिटायर हुए। और उसके बाद लास्ट में चेयरपर्सन वो यूपी सर्विस ट्रिब्यूनल में रहे, जिसमें 2016 में रिटायर हुए। वो अपनी यादों को हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में अल्लाह रहम साहब का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सर, आज याद करने का दिन है कि हम ग्रेटर नोएडा को किस तरीके से याद करेंगे। जब आप ग्रेटर नोएडा में पहली बार आए थे, उससे पहले आप थोड़ा सा अपनी जीवन यात्रा के बारे में सर हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जीवन यात्रा के बारे में अब इतना ही ये समझिए कि मैं जुडिशियल सर्विस से यूपी जुडिशियल सर्विस से था और विभिन्न जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात रहा, जैसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट रहा, सिविल जज रहा और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा। और ग्रेटर नोएडा में आने से पहले मैं नैनीताल में स्पेशल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पोस्टेड था और वहीं से मेरा यहाँ डेपुटेशन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। नया ग्रेटर नोएडा बना था जी। तभी मैंने यहाँ आके अक्टूबर 91 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और शायद ग्रेटर नोएडा जनवरी 91 में बन गया था। जी सर। जी हाँ। तो नया शहर बना था, एकदम जैसे कोरा कागज होता है, और आपने उसकी प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई। किस किस तरह से आपने शुरुआती बुनियादी ढांचा तैयार किया ग्रेटर नोएडा के लिए, वो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए सर। दरअसल आपने जैसे कहा कि नई एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण बना था, तो जाहिर है कि सब कुछ नया था और हर चीज जो है इसकी शुरू से तैयार करनी थी, जिसमें कि ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान था, जिसमें ग्रेटर नोएडा के विभिन्न रेगुलेशन से, जैसे सर्विस रेगुलेशंस, बिल्डिंग रेगुलेशंस, ये सारे तैयार कराने थे। और ये सारे काम जो है मेरे ही नियुक्ति के दौरान फाइनल हुए थे और नोटिफाई हुए थे जी। तो सर, किस तरीके से एक नए शहर में आपने कुछ नया महसूस किया हो कि, या डिस्कशन के दौरान ऐसी बात आई हो कि भाई इस शहर में कुछ ऐसा नया किया जाए जो एक अलग तरह का शहर में लोग याद रखें? जी। यद्यपि ये जो सबसे बड़ा, जो मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक निर्णय था जी, वो ये था कि इस क्षेत्र में आपको पता ही है पहले नोएडा बना था जी सर, और नोएडा में किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी और उनको जो भी था मुआवजा मिला, और मुआवजा में ऐसा कहा जाता है कि तमाम परिवार बर्बाद हो गए और जो उनको किसी को कुछ पैसा मिला तो उसने कुछ ही बुरी ही आदतों में खराब कर दिया, तो किसानों की दुर्दशा हुई। वो एक ऐसा अध्याय था जो कि ग्रेटर नोएडा के सभी जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे सबके सामने था जी। और तो ये सोचा गया कि जब जो जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित हुई है उनको इस चीज से बचाया जाए, ये उजड़ने ना पाए। और किसान भी काफी उद्वेलित थे उस वक्त जब उनकी जमीन एक्वायर हुई, जो जिनकी भी एक्वायर हो चुकी थी जी सर। और वो बहुत ही इस बात से खुश नहीं थे कि साहब हमारी जमीनें एक्वायर की जा रही हैं और मुआवजा हमें अच्छा नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो मुआवजे नोएडा में दिए गए थे उससे तो वो बहुत ही असंतुष्ट थे।
और इसी बीच जो है कुछ न्यायालयों से, बुलंदशहर के न्यायालय से कुछ निर्णय आ गए, तो और जिसमें कि मुआवजा जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब सुलेशियम और ब्याज वगैरह मिला के किसानों को मेरा ख्याल है कोई 70-80 रुपया गज के हिसाब से, मुश्किल से 70-80 रुपया गज के हिसाब से बनता था। तो इस पर किसान काफी उद्वेलित थे और उसमें नहीं थे कि हम कोई यहाँ पर विकास का कार्य करने देंगे जब तक कि हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होता। जी जी। उस समय यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो भी रहे वो बड़े सुलझे हुए और बहुत समझदार और बहुत ही मतलब जिनका की मैं कहता हूँ कि किसानों के, आम आदमी के तकलीफों की जो नब्ज थी उसको बहुत अच्छी तरह से समझते थे। जी जी जी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ और मैं चूंकि ये विभाग मैं देख रहा था एक्विजिशन का, लैंड एक्विजिशन का, खासतौर से मुआवजे का जी, तो मैंने भी यहाँ के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे या चेयरमैन थे उनसे यही पैरवी की कि साहब इनमें किसानों को साथ लिया जाए, इनसे बैठ के बात की जाए और इनसे पूछा जाए ये क्या चाहते हैं और कोशिश ये की जाए कि मुकदमेबाजी खत्म हो जाए और ये राजी खुशी से एक दोनों मतलब प्राधिकरण भी खुश रहे और ये भी खुश रहे, तो शायद यहाँ पे विकास का कार्य तेजी पकड़ेगा और विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी जी। इसका असर ये हुआ कि यहीं पर इसी अल्फा सेक्टर में यहाँ पे एक छोटा सा कार्यालय बनाया गया था। वैसे तो प्राधिकरण का आपको पता ही है, शुरू में पहले नोएडा अथॉरिटी के एक हिस्से में बैठता था जी सर, फिर सेक्टर 20 में एक इमारत किराए पे ली गई, उसमें बैठता था जी जी। बहरहाल तो यहाँ पर एक पंचायत की गई, किसानों को बुलाया गया खासतौर से उन गाँव के जो कि जिनके अधिग्रहित की गई थी जमीन जी सर जी, और उनसे बात करके जी वहीं पर ये निर्णय लिया गया दोनों की रजामंदी से, यानी प्राधिकरण की और किसानों की रजामंदी से कि 110 रुपया गज 110 रुपया गज के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इससे किसान बहुत खुश थे और इस खुशी का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं जी कि उस जमाने में मुझे याद है श्री रवि माथुर जी यहाँ पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे जी, तो कुछ किसान अक्सर मिलने आते थे उनसे, तो वो आके यहाँ कहते थे कि साहब माथुर साहब जितनी हमें लेना हो अब ले लेना, ऐसा अभी भी नहीं है तो बाद में दिलवा देना। अच्छा, ये था उनका मतलब क्रेडिट इससे हो गई थी और किसानों को विश्वास जिस कदर उनमें हो गया था कि ये जो करेंगे हमारे हित में करेंगे, हमारे साथ कोई जाति नहीं होगी। तो इससे गुडविल बन गई थी प्राधिकरण की। उसके बाद जो भी आए मुख्य कार्यपालक अधिकारी वो लोग भी इसको इसी को आगे बढ़ाते रहे, कम से कम जितना मुझे याद था। उसके बाद तो मेरा संपर्क टूट गया था जी जी, लेकिन उस जमाने के अधिकारियों का मुझे याद है कि वो किसानों को हमेशा उन्होंने साथ लिया और किसानों से बात करके तो उससे ये हुआ कि तमाम मुकदमेबाजी जो थी वो जो है खत्म हो गई। नहीं तो मुआवजे के लिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चलते थे जी, और उसमें सबसे ज्यादा जो बर्बादी होती थी वो किसान की होती थी। जी 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 जी, ये आपने बड़ा अच्छा संस्करण बताया। और सर एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लग रही है कि जो ग्रेटर नोएडा बना था, इतनी लंबी चौड़ी सड़कें, इतना खुला एरिया, ग्रीन बेल्ट, साथ में उस जमाने में शायद सिंगल स्टोरी का ही कंसेप्ट था, मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट शायद ग्रेटर नोएडा में उस समय नहीं आया था। तो वो प्लानिंग कैसे ली गई, कैसे उसको अमल में लाया गया? दरअसल ये जहाँ तक विकास के मानक जितने भी थे, जैसे आपने कहा कि चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, ये विकास के मानक
शुरू में जो पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी आए श्री योगेंद्र नारायण जी, तो उन्होंने तमाम मास्टर प्लान तैयार कराए, यहाँ तक कि उन्होंने ये टेलीफोन नेटवर्क का भी, उस जमाने में तो ये सब मोबाइल ये सब था नहीं, BSNL ही था, तो उस तक का मास्टर प्लान उन्होंने तैयार कराया। और यहाँ तक कि ये जो आपने कहा कि चौड़ी सड़कें और ये सब चीजों का सब मास्टर प्लान तैयार करा के और भविष्य की देखते हुए कि भविष्य में हमारी जरूरतें क्या होंगी जी। और इस बात को भी ध्यान रखे कि चूंकि नोएडा बन चुका था और बने हुए कई वर्ष हो चुके थे और काफी कुछ वहां पर बसावट आ चुकी थी, जो वहां पर नजर आ रहा था कि भाई यहाँ पे जैसे बहुत से सेक्टर्स बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, बहुत वीवीआईपी रहते हैं, लेकिन सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं। तो ये हुआ कि भाई सड़कों को बहुत चौड़ा रखिए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखिए। तो उसकी वजह से सड़कों की चौड़ाई को काफी महत्व दिया गया और साथ ही साथ हरित क्षेत्र, अधिक से अधिक हरित क्षेत्र हो। तो इसका एक स्लोगन ही बनाया गया था, क्लीन ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा, हरित ग्रेटर नोएडा, ये स्लोगन भी बनाया गया था। जी जी। और इसी पे के उस पे काम किया गया था, जिस वजह से कि बहुत प्लांटेशन कराया गया और हरित बनाया गया इसको। और इसके साथ एक काम और किया गया कि एक निर्णय ये लिया गया कि साहब इसमें जो बिजली के तार हैं उनको ये ऊपर से नहीं जाएंगे, ये इनको नीचे से ले आइए, जमीन के नीचे से। जी जी। यद्यपि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि साहब इसमें कुछ खर्चा ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट में कुछ खर्चा इस मध्य ज्यादा आ रहा था। लेकिन उस वक्त जो भी यहाँ पे अधिकारी थे, खासतौर से श्री नृपेंद्र मिश्र या श्री योगेंद्र नारायण या श्री रवि माथुर, इन लोगों ने कहा नहीं, खर्चा थोड़ा ज्यादा है, परवाह नहीं, लेकिन ये काम जो है इसमें बिजली का जो तार होगा वो नीचे से ही पास होगा, इसलिए कि नहीं तो जरा सा हवा का झोंका आया और मालूम हुआ शटडाउन ले लिया गया और बिजली चली गई। लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बच्चे स्कूल के इम्तिहान चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इसलिए केबलिंग सारे नीचे से कराई गई। तो ये ऐसे कदम उठाए गए। जी 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 जी। जो सर मास्टर प्लान रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मैंने बताया कि अभी हाई राइज बिल्डिंग का उस समय शायद कंसेप्ट नहीं था, तो सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे EWS है, LIG, MIG, HIG, ऐसे लोगों के कंसेप्ट के लिए भी शायद उस समय प्राथमिकता दी गई थी। प्राथमिकता, जी हाँ, यानी हर वर्ग के लिए। और यानी कि जो स्कीमें लाई जाती थी उसमें मतलब 60 मीटर के भी प्लॉट होते थे जी, और बड़ी साइज के भी 450 मीटर के भी प्लॉट होते थे, जिससे कि हर वर्ग के रीच में हो वो, और हर वर्ग उसमें खरीद सके और अपना मकान बना सके। इनफैक्ट शुरुआत जो हुई है वो इन्हीं चीजें हुई है। ये जो हाई राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बाद में आया है, मेरे तो जाने के काफी बाद में आया है। जब तक मैं था यहाँ पे, मुझे नहीं याद आता कि कोई हाई राइज का अलॉटमेंट तब तक हुआ था। यानी मैं आपको 96 तक की बात बता रहा हूँ। जी 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 जी। तब तक हाई राइज का कोई अलॉटमेंट, मेरे जहाँ तक मुझे स्मरण है, कोई हाई राइज का नहीं था। ये तो बाद में ये सब आया है, मेरा ख्याल है कि कुछ वर्षों बाद ये सब 2006-07 के आसपास आया सर। सर एक चीज और पूछा, नॉलेज पार्क का जो कंसेप्ट था वो भी मेरे ख्याल से अनूठा था ग्रेटर नोएडा में, तो क्या नॉलेज पार्क का कंसेप्ट शुरुआती दौर में था? अनूठा था। और ये नॉलेज पार्क का मैं समझता हूँ कि इसका श्रेय, यदि मुझे सही याद है, तो ये
ब्रजेश कुमार जी के सामने आया है और बहुत ही अच्छा आइडिया था। अब आप देखिए थोड़ी सी मतलब देखिए एक प्राधिकरण के क्षेत्र में कितने विश्वविद्यालय आ गए हैं। यानी टेक्निकल कॉलेजेस तो है ही है, मेडिकल कॉलेजेस तो है ही है, साथ साथ कितने विश्वविद्यालय आ गए हैं। जी 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 ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ अचीवमेंट है इस प्राधिकरण का। जी 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 सर, ग्रेट नोएडा को 3 दशक से ऊपर हो गया है और आप क्या मानते हैं कि ग्रेट नोएडा में कुछ ऐसी चीज हो जिसके बारे में आपके दिमाग में अभी बात चल रही हो या आपने सोचा हो कभी कि ऐसा भी ग्रेट नोएडा में होना चाहिए जो अभी नहीं हो पाया है? जी देखिए, ग्रेटर नोएडा में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि होता है क्या है कि जो आपका जितना विकास कार्य होता है सबकी रीढ़ जो है वो है पैसा। पैसा है आपके पास तो आप विकास करेंगे। अब कुछ हालात बीच में ऐसे हुए कि प्राधिकरण के पास वो ताकत पैसे की नहीं रही जो कि हमेशा होनी चाहिए। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, मैं कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको मिसाल दूं। ये जो जिसको ये एलजी चौराहा बोलते हैं, जो कि कचहरी के, कोर्ट के और कलेक्ट्रेट के समीप ही है और वीआईपी जो कॉलोनी है ऑफिसर्स के यहाँ की उससे भी करीब है। यहाँ पे अक्सर सुबह शाम दिक्कत होती है आने जाने वालों को कि चौराहे पे बहुत ज्यादा मोल हो जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत जमावड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ से इस चौराहे को 3 तरफ से तो क्लियर है, चौथी तरफ से सिर्फ एक लेन चलती है, दूसरी लेन ब्लॉक है। कारण क्या है, क्यों ब्लॉक है, क्यों नहीं बना, कोई वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि कोई आर्थिक कारण हो सकता है कि कोई लीगल कारण हो। बट वो मुझसे होता क्या है कि अगर वो भी अगर चल जाए तो आप देखिए कि वहां पे ट्रैफिक बड़ा स्मूथ हो जाए। उसी तरह से सड़कों की हालत की जो मेंटेनेंस जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए वो शायद अभी नहीं हो पा रही है। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं कारणों को मुझे नहीं पता इसलिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जी सर तो अभी वो जो जितना विकास हुआ है उस विकास का जो संरक्षण है और मेंटेनेंस है वो ज्यादा जरूरत है उसकी। और मैं समझता हूँ शायद कुछ उसके आर्थिक कारण हो या कोई और कारण हो। जी। अब कहीं कहीं पे आपको ट्रैफिक, चूंकि देखिए बसावट हो गई है, टाइम हो गया है बने हुए इसको। तो यहाँ पर कई जगह आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अब चाहे इसके आपको फुट ओवरब्रिज बनाए या आप फ्लाईओवर बनाए, जो भी करें। परी चौक एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है इस सिटी का। तो परी चौक पे देखिए सुबह शाम बड़ी दिक्कत होती है लोगों को वहाँ पे से पास होने गुजरने के लिए। जी। खास तौर से जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं उसको क्रॉस करना या उससे गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन जगहों पे इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये प्राधिकरण की नजरों में जरूर हो सकता है कि आगे पीछे करें काम इस पे कुछ। सर एक चीज और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो पुरानी जगह हैं जैसे सूरजपुर है या कासना है या बीच के जो गांव पड़ रहे हैं उनके विकास में थोड़ा सा अगर सेक्टर की तर्ज पर विकास हो जाता तो शायद जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं और उनका अनियोजित विकास जो हो रहा है उस पर शायद नियंत्रण लग सकता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मैं जहाँ तक जितना मैंने शुरू से मैंने जो प्लानिंग देखा था उसमें यही था कि मतलब ये जो मास्टर प्लान बना था 2 नोडल टाउन 2 सिटी सेंटर्स बने थे, एक सूरजपुर एक कासना।
ये यानी सेंटर थे ये विकास के। हाँ हाँ। तो अगर हम इसी को नाम से ही पहचान करें, बिल्कुल, तो कायदे से सूरजपुर का विकास भी उसी तर्ज पे होना चाहिए जो कि आज सेक्टर्स के विकास हो रहे हैं, वही कासना के साथ होना चाहिए था और उसके आसपास की जगह का होना चाहिए। जी जी जी। और यही नहीं, इसमें जो इस क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं उनका विकास भी उसी तर्ज पे हो तो ज्यादा अच्छा है, वो सबके लिए, हमारे यानी सेक्टर वासियों के लिए और जो क्षेत्र के गांव हैं उनके लिए भी। जी 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 जी। क्यों? जो आप जैसे आपने कहा कि जो अनियोजित विकास हो रहा है आज, इधर उधर से स्लम्स डेवलप हो रहे हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, वो संभवतः इतनी तेजी से नहीं हो पाती यदि इन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गांव में भी बहुत से लोग बहुत है, जी जी, सस्ता मिल जाता है, किराए पे सस्ता मिल जाता है, वो जाके वहाँ रहेगा, लेकिन उसको सुविधा तो मिले। बिल्कुल। अब मसलन वहाँ पे अगर एक टॉयलेट की फैसिलिटी हो जाए, जी 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 जी, जो कि सुलभ शौचालय टाइप की होती हैं, जी जी, तो वो गांव उस ऐसे लोगों को, गांव वालों को, जो खास तौर से हमारी आज सरकार की प्राथमिकता है स्वच्छता। जी जी जी। तो सबसे पहले तो हम अगर ये स्वच्छ बनाएंगे तभी तो गांव का विकास होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस सर चलते चलते आखिरी सवाल एक बस ये है कि जो आज मशीनरी हमारी प्रशासनिक अधिकारी जो लोग काम कर रहे हैं उनको और ग्रेटर नोएडा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अब मेरा संदेश देखिए ऐसा है कि संदेश तो मैं देने के लिए मैं क्या संदेश दूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि देखिए जिस उद्देश्य से इस प्राधिकरण को बनाया गया था, जी जी, और जिस उद्देश्य से विकास को ध्यान में रख के इस प्राधिकरण को बनाया गया था और जिस उद्देश्य को लेके इसके शुरू के उच्चाधिकारियों ने निर्णय लिए और कार्य शुरू किए, उसी को लेके वो आगे बढ़ाए और नई और भी नई विकास के नए आयाम लेके आए यहाँ पे इस सिटी को। तो क्योंकि देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाइए और इनको और इनमें रिफाइनमेंट ले आइए और अच्छी चीजें ले आइए यहाँ पर। जी जी जी, अच्छे उद्योग ले आइए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस ले आइए, और अच्छे मसलन रखरखाव अपना जो इनका है सड़कों का या इन एरियाज का और गांव का ग्रामीण विकास, ये इन चीजों को पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर बात की और अपनी यादों को शेयर किया। उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी और जो सुझाव आपने दिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी उस पर ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अल्लाह रहम साहब। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पहले कानूनी सलाहकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त पूर्व जज अल्लाह रहम साहब को, जिन्होंने अपनी बातों से बताया कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा शहर विकसित हुआ, किस तरह से शुरुआती दौर में अड़चनें आई थी, कैसे किसानों को मनाया और साथ ही आज भी जो ग्रेटर नोएडा में दिक्कतें हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आपको ऐसे ही लोगों के साथ हम जोड़ते रहेंगे इस सीरीज में। यह सीरीज हर सोमवार को सुबह 10 बजे रेडियो पर प्रसारित होती है। आप जरूर सुनिएगा, हर बार किसी भी नए शख्स के साथ। अब अगली बार फिर मिलेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।